हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मी जियो टॉक्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी। तो ये सुन के आपको लग रहा होगा कि मैं यूएसए की डेमोक्रेटिक पार्टी या फिर यूके की लेबर पार्टी की बात कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बात कर रही हूँ इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की, इंडिया की रूलिंग पार्टी बीजेपी की। बीजेपी ने साल 2015 में खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर किया with a registered number of its member of 18 करोड़। इसमें बीजेपी ने चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया। और अगर हम बात करें आज की, तो ये वही पार्टी है जिसने आज से 40 साल पहले सिर्फ लोकसभा इलेक्शन में 3 सीटें जीती थी, और आज के समय में बीजेपी की पूरी लोकसभा में 303 सीट है, which is actually more than 55% of the लोकसभा। एंड अगर इसके अलावा हम बात करें तो 29 स्टेट्स में से 17 स्टेट्स में बीजेपी की सरकार है, जिसमें 13 में बीजेपी की एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट है और बाकी 4 स्टेट्स में सपोर्टेड गवर्नमेंट। तो अगर हम बात करें बीजेपी की हिस्ट्री की, तो इसका ओरिजिनली नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं था, बल्कि इसका नाम था बीजेएस, भारतीय जनसंघ, जिसकी नींव रखी थी 21 अक्टूबर 1951 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। और ये वही दौर था जब इंडिया में पहली बार जनरल इलेक्शंस भी हुए थे। तब कांग्रेस के खिलाफ बीजेएस थी, लेकिन उस समय कांग्रेस बहुत ही बड़े बहुमत से जीती और उसने भारत में अपनी सरकार बनाई। लेकिन उस समय तब बीजेएस को सिर्फ 3 ही वोट मिले थे। अगर हम बात करें बीजेपी के फाउंडर श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, तो वो कोई आम आदमी नहीं थे। आम आदमी नहीं, वो तो बीजेपी सॉरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में मिनिस्टर थे। एंड इसके अलावा वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो असेंबली जिसने भारत का संविधान बनाया था, उसके भी एक मेंबर थे। लेकिन 1950s में जवाहरलाल नेहरू ने लियाकत खान के साथ एक लियाकत पैक्ट साइन किया था, जिसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके इस डिसीजन से बहुत ही ज्यादा नाराज थे, और इस वजह से उन्होंने पार्टी की पोजीशन को छोड़ दिया और उस पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया। एंड उसी के कुछ महीनों बाद उन्होंने नींव रखी भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ की नींव कुछ सिद्धांतों पे रखी गई थी, जैसे कि जम्मू कश्मीर को इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट बनाना। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जो मुस्लिम के प्रति अपीजमेंट कर रहे थे, उसको कम करना। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो आज भी बीजेपी का एक मैनिफेस्टो का सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है हिंदू कल्चर को प्रिवेंट करना और हिंदुत्व की स्थापना करना। पार्टी धीरे धीरे प्रोग्रेस करने ही लगी थी कि फाउंडेशन के 2 साल बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आकस्मिक मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का कारण आज भी नहीं पता, और वो लाल बहादुर शास्त्री की तरह ही एक बहुत ज्यादा डिबेटेबल और एक मिस्टीरियस टॉपिक माना जाता है। पहले हम उसे हटके मेन मुद्दे पे आते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु के बाद जो बीजेपी थी, वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गई थी। उसको संभालने के लिए कोई एक मेन चेहरा नहीं मिल रहा था। एंड इस दौरान उभर के आए पार्टी के एक नए चेहरे दीनदयाल उपाध्याय। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जाने के बाद दीनदयाल उपाध्याय ने बीजेएस का प्रवक्ता बनकर अपनी भूमिका निभाई। दीनदयाल उपाध्याय के गाइडेंस में ही बीजेएस ने 1967 में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में हिस्सा लिया, जिसमें उसने इस बार 35 सीट जीती, जो कि उस समय बीजेएस के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। और इससे जो भारतीय जनसंघ है, वो कांग्रेस के खिलाफ दूसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गया, क्योंकि उस समय मैक्सिमम सीट्स जो थी वो कांग्रेस के पास ही थी। एंड कांग्रेस के बाद बीजेएस वाज द सेकंड मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी इन द कंट्री। दीनदयाल उपाध्याय के जाने के बाद पार्टी में नए यंग लीडर्स उभर के आए, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। तो 1968 से बीजेएस की सत्ता अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने हाथों में ली। भारतीय जनसंघ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है 1975 में। 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी। इमरजेंसी का विरोध करते हुए बहुत सारे भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने मोर्चे निकाले और कांग्रेस के खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट किए। एंड प्रोटेस्ट करने की वजह से भारतीय जनसंघ के सभी प्रवक्ताओं, कार्यकर्ताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा। एंड इसके बाद 1977 में इमरजेंसी खत्म हो गई। इमरजेंसी खत्म हो गई तो भारतीय जनसंघ ने सोचा कि क्यों ना जितनी भी छोटी छोटी पार्टीज है उन सबको मिला लिया जाए और हमें एक और बड़ी और स्ट्रॉन्गर पार्टी घोषित करते हैं। तो ऐसे ही जन्म हुआ जनता पार्टी का।
भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने सभी छोटी मोटी पार्टीज को इकट्ठा किया, जैसे कि सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय जनता दल हो गया, कांग्रेस इन सबको इकट्ठा करके एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था जनता पार्टी। 1977 में जनता पार्टी बनी और अगले आने वाली लोकसभा इलेक्शन में वो भी खड़ी हुई और जनता पार्टी 93 वोट से जीत गई और इसने पूरे इंडिया को बहुत शॉक कर दिया। बिकॉज ऐसा पहली बार हुआ था कि 1951 में सेटअप हुई कांग्रेस को 1977 तक किसी ने कभी हराया ही नहीं था और जनता पार्टी वो पहली पार्टी थी जो कि इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ हो गई और 93 वोट्स हासिल करने के बाद वो पार्टी सत्ता में आई। अब जनता पार्टी सत्ता में आ तो गई थी, लेकिन उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई थी। जनता पार्टी जो कि बहुत सारी छोटी मोटी पार्टीज को मिलाकर बनी थी, उनमें आपस में जो है वो फूट पड़ने लग गई, क्योंकि वो सभी पार्टी जो थी वो अलग अलग आइडियोलॉजी की थी। कोई सोशलिस्ट थी या कोई दूसरी आइडियोलॉजी की, तो वो सारे एक साथ ना रह नहीं पा रहे थे। कहा जाए तो उनकी कंपैटिबिलिटी जो थी वो गिरती जा रही थी। एंड मोरारजी देसाई भी सत्ता में ज्यादा देर टिक नहीं पाए। देन 1980 में जो इलेक्शन हुए उसमें जनता पार्टी बहुत ही बुरी तरीके से हार गई और फिर से कांग्रेस पार्टी अपने थ्रोन पे वापस आ गई। तो जनता पार्टी के सभी बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने एक मीटिंग बैठाई और उस मीटिंग में उन्होंने एक नई पार्टी का ऐलान किया, भारतीय जनता पार्टी, जो कि 6 अप्रैल 1980 को बनी थी। नई पार्टी बनाने के पीछे का रीजन था कि जो पहले से एग्जिस्टिंग पार्टी थी जनता पार्टी, वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही थी। दूसरा, वो अपने नेताओं को बोल रहे थे कि उन्हें अपनी आइडेंटिटी जो है वो सेपरेट कर लेनी चाहिए, क्योंकि सभी नेताओं के पास ना ड्यूअल आइडेंटिटी थी। अब हम बोलेंगे ड्यूअल आइडेंटिटी कैसी, तो ड्यूअल आइडेंटिटी की एक जो जनता पार्टी है या फिर हमारी जो बीजेएस भारतीय जनसंघ है, ये उभर के आई आरएसएस से। तो इन सभी के पास एक आरएसएस की आइडेंटिटी थी और एक पॉलिटिशियन होने की आइडेंटिटी। तो फिर बीजेपी ने भारतीय जनसंघ और आरएसएस दोनों की ही एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजी को ही आगे लेके चला और उन्होंने हिंदूवादी या फिर एक हिंदू नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को स्प्रेड किया। एंड ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसे आज हम सब देखते हैं एंड जिसे पूरे 10 साल हो गए हैं इंडिया पे रूल करते हुए, यानी कि इंडिया की सत्ता को संभालते हुए। एंड जो भारतीय जनसंघ बनी तो इसके प्रेसिडेंट थे अटल बिहारी वाजपेयी। शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी बनने में उसे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि भारतीय जनसंघ जिसे लोग पहले से ही जानते थे और उस पार्टी की लोगों में पहले से ही एक अच्छी पहचान बन चुकी थी या बने रही थी, वो अचानक से स्प्लिट हो गई। तो उससे निकला एक छोटा सा फ्रेगमेंट जो कि भारतीय जनता पार्टी था, उसे कोई भी नहीं जानता था। अपनी पहचान बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी अपनी आइडियोलॉजी को लेकर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि वो भारतीय जनसंघ की पहले से ही एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजी को आगे लेके चले कि अपनी एक नई आइडियोलॉजी बनाए। एंड इसके चलते हुआ यूं कि बीजेपी इनिशियली बहुत ज्यादा कमजोर थी, तो बीजेएस भारतीय जनसंघ वो पार्टी जिसने पहले जनरल इलेक्शन में सिर्फ 3 वोट हासिल किए थे और करते करते उसने 93 सीट्स हासिल की और अपनी सरकार बनाई, उसी का ही एक टुकड़ा, उसी का ही एक फ्रेगमेंट भारतीय जनता पार्टी गिर के सिर्फ 2 वोट्स पे आ गए। भारतीय जनता पार्टी को 1984 के जनरल इलेक्शन में सिर्फ 2 सीट्स ही मिली थी और भारतीय जनता पार्टी फिर से 0 पे आ गई थी। उसके लिए बहुत मुश्किल था कि 0 से सब स्टार्ट करते हुए ऊपर जाना। एंड आज आप सब बीजेपी की इमेज तो जानते ही हैं, बीजेपी की पॉपुलैरिटी तो जानते ही हैं। मतलब लोगों को पता हो ना हो कि बीजेपी कौन सी पार्टी है, कांग्रेस कौन सी पार्टी है, लेकिन अगर आप पूछोगे ना वोट किसको देना है, सब बोलेंगे मोदी जी को वोट देना है, मोदी जी को ही वोट देना है। क्योंकि ये बीजेपी ने अपनी आइडियोलॉजी को इतना पक्का किया है और अपनी पहचान को लोगों में इतना ज्यादा पॉपुलर किया है कि गांव का छोटे से छोटा इंसान जिसके पास एजुकेशन नहीं है या उसे बाहर का पता नहीं है, लेकिन उसे मोदी का जरूर पता है। भले कि वो घर का कोई छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा बुजुर्ग हो, मोदी का नाम सबकी जुबान पे है। अच्छा, वैसे 1984 में बीजेपी ने सिर्फ 2 ही सीटें जीती थी और मजे की बात पता है क्या है, उस सीट के हकदार ना तो अटल बिहारी वाजपेयी थे और ना ही वो सीट लाल कृष्ण आडवाणी ने जीती थी। तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वो 2 सीट्स आखिर किसने जीती थी।